हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की महामैराथन वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको कंप्लीट जरूर देखें। जैसे ही आप सभी को पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर टोटल 7 चैप्टर दिए हुए हैं। हम 7 चैप्टर में से ट्राई करेंगे अपने मैक्सिमम चैप्टर को कवर कर पाएँ, और हाँ, यदि कोई चैप्टर रह जाता है तो हम उसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो इसके सातों चैप्टर के एक बार हम डिटेल कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसका इवैल्यूएशन किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कौन कौन से हमारे सर्विस मॉडल हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो जब भी हम क्लाउड से कोई भी सर्विस को परचेज करेंगे तो क्लाइंट और प्रोवाइडर के बीच में क्या एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी जाते हैं, उसी एग्रीमेंट को आप क्या कहते हैं, एसएलए कहते हैं। इसके बारे में हमें देखना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या है? वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट। क्या वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट के अंदर होता क्या है? यदि हम किसी भी फिजिकल डिवाइस की वर्चुअल लेयर क्रिएट कर दें और इन वर्चुअल लेयर को मल्टीपल यूजर यूज कर सकें, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंदर हमें देखना है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का वर्चुअलाइजेशन होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 क्या है? क्लाउड सिक्योरिटी। तो क्लाउड सिक्योरिटी में मतलब है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपने सिक्योरिटी को किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, कौन कौन से लीगल इश्यूज आते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है क्लाउड स्टोरेज, यानी कि जब भी हम क्लाउड के अंदर किसी भी सर्विस को परचेज करते हैं तो उसमें स्टोरेज का क्या रोल रहता है, कैसे वहाँ पर स्टोरेज को परचेज किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रहेगा शेड्यूलिंग इन क्लाउड, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम अपने शेड्यूलिंग को किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कितने टाइप की शेड्यूलिंग होती है, तथा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक और कौन कौन से चैलेंजेस इश्यूज आने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि इस पार्ट के अंदर हम मैक्सिमम चैप्टर को कवर कर पाएँ, और यदि कोई स्किप हो जाता है या फिर रह जाते हैं तो हम उसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलते हैं अपने पहले चैप्टर की तरफ। तो पहले चैप्टर का जैसे ही नाम है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि आपको पहले ये समझना होगा बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आई जिससे हमें अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करना पड़ रहा है, यानी कि उससे पहले ऐसी क्या कमियां थी जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैं इसे आपको एक सिनेरियो के द्वारा समझाता हूँ। सपोज कीजिए आप कोई भी एक आईटी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, या फिर आपने सपोज कीजिए किसी एप्लीकेशन को बनाया है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आपने कोई एप्लीकेशन बनाई तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 10 TB थी और आपका उसी से काम चल जा रहा था, और उसके बाद आपके पास केवल 2 सर्वर काफ़ी थे आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और यहाँ पर आप केवल 5 नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ कर रहे थे, यानी कि आपकी स्टार्टिंग में एप्लीकेशन की ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अचानक से क्या हुआ, आपकी वेबसाइट के ऊपर या फिर जो आपने एप्लीकेशन बनाया है उसके ऊपर सपोज कीजिए लोड बढ़ गया। तो लोड बढ़ने से क्या हुआ, आपको 2 TB स्टोरेज और लेनी पड़ी, ठीक है। एक सर्वर आपको और लगाना पड़ा, और प्लस 2 आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस यहाँ पर परचेज करनी पड़ी। तो जब आपने ये सब चीज़ें मार्केट से परचेज करी होंगी तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। जो आपने 10 TB ली थी और 2 सर्वर्स लिए थे और 5 नेटवर्क डिवाइसेस थे, तो इससे आपका काम नहीं चल रहा था क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा आ गया था। तो आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, यानी कि मार्केट से आपने 2 TB स्टोरेज और खरीदी, 1 सर्वर और लगवाया, और 2 नेटवर्क डिवाइसेस आपने और लिए।
लेकिन करंटली कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीने बाद ही आपकी जो नेटवर्क कैपेसिटी थी, आप केवल यहाँ पर 5 टीबी के ऊपर ही आपका काम चल पा रहा था। यानी कि आप साइट की वेबसाइट पे क्या है, लोड कम हो गया है, तो आपकी वेबसाइट के लिए भी 5 टीबी ही काफ़ी है। और यहाँ पर भी सपोज कीजिए आप केवल 2 नेटवर्क डिवाइसेस से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका अब स्टार्टिंग में तो आपको 10 चाहिए थी, लेकिन रिक्वायरमेंट बढ़ी तो आपने 12 कर ली, लेकिन अब करंट सिनारियो में आपका केवल 5 टीबी से ही काम चल सकता है। ठीक है, तो क्या जो आपकी बची हुई स्टोरेज है और जो नेटवर्किंग डिवाइस है, यदि आप उन्हें मार्केट में वापसी रिटर्न करने जाएंगे तो क्या जिससे आपने अपना यह सामान परचेज किया था, क्या वो आपको सेम प्राइस दे देगा? नहीं देगा। तो ऐसे क्या होगा, आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस सिनेरियो को कम करने के लिए हम एक नया कंसेप्ट लेकर आए, जिसका नाम दिया हमने क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सपोज कीजिए अभी आपने 10 टीबी प्लस 2 टीबी लगा रखा है। ठीक है, आप इस समय मैं आपसे बता रहा हूं कि किसकी बात कर रहा हूं, क्लाउड की बात। तो क्लाउड के लिए थोड़ा यहां देख लेते हैं, क्लाउड का क्या बेनिफिट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि हम क्लाउड क्यों यूज करना चाह रहे हैं। ये तो वो है जब हम किसी भी चीज को फिजिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे स्टार्टिंग कॉस्ट जो है काफी ज्यादा आ रही है, जिस तरीके से हम अपना नया सेटअप जल्दी से स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ये काम किसके थ्रू करते हैं, क्लाउड के थ्रू करते हैं, तो ये काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम केवल क्लाउड से उतनी ही सर्विस लेंगे। हमें 2 टीबी चाहिए तो हम 2 टीबी लेंगे, लेकिन यदि अभी हमें 2 टीबी की बजाय हमारा 1 टीबी में काम चल जाएगा तो हम इस सर्विस को काट के कितना कर देंगे, 1 टीबी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो अप कॉस्ट होती है, यानी कि जो हमारी बार बार कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कर सकते हैं। भाई हमें केवल 2 टीबी से काम चल रहा है तो हम 10 टीबी का स्टोरेज क्यों लेंगे, यदि हमारा 12 पड़ेगा तो हम उसको रैपिडली इंक्रीज कर लेंगे। और नेटवर्क डिवाइसेस भी ऐसी है, सपोज करो यहाँ पर 10 लग रहे हैं स्टार्टिंग में, सपोज करो हमें 15 चाहिए तो हम 15 ले लेंगे, लेकिन 15 के बाद हमारा कुछ चेंज करना पड़ा 10 है तो हम 10 भी कर लेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए क्या कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्लाउड इसीलिए चूज करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर सर्विस के रूप में कंप्यूटिंग संसाधन जैसे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑनलाइन डिमांड अवेलेबिलिटी होता है। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। जितनी हमारे पास डिमांड है हम केवल उतनी ही सर्विस को लेंगे। यदि हमारे पास केवल 2 टीबी से ही काम चल पा रहा है तो हम 2 टीबी का काम कर लेंगे, तो यदि हमारा 5 टीबी से काम कर पा रहा है तो हम अपनी सर्विस को इंक्रीज कर लेंगे। जब ज़्यादा चाहिए होगी तो उसको परचेज कर लेंगे, और यदि कम चाहिए होगी तो क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, ये हमारे पास ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है, यानी कि आपको जितना चाहे ना आप उसे उतना इंक्रीज कर सकते हो जब चाहो, कब, जब आपकी डिमांड हो तब। कंप्यूटर रिसोर्सेज कौन कौन सी रिसोर्सेज हो सकती हैं, स्टोरेज ले सकते हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हो, सर्वर्स ले सकते हो, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस ले सकते हो, यानी कि जो भी आपके फिजिकल इंस्टांस होते हैं उसको आप डायरेक्टली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी कहाँ पर मिलेंगी, सर्विस ओवर द इंटरनेट। ये सर्विस आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। याद रखना है कि यदि आपने कोई भी सर्विस क्लाउड से ली है तो आप उसे केवल इंटरनेट के जरिए ही एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट इंटरनेट इसे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आपको इंट्रोडक्शन वाला ये पार्ट समझ में आ गया होगा। एक यहाँ पर डायग्राम और बनाया हुआ है, उसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, ये क्या है, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो क्लाउड से हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, स्टोरेज ले सकते हैं, ठीक है, डाटाबेस ले सकते हैं, ठीक है, सर्वर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना क्लाउड के थ्रू आप अपने सर्वर्स भी ले सकते हैं, स्टोरेज भी ले सकते हैं, डाटाबेस भी ले सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। अब ये रन कहाँ होंगी, आपका मन करे तो भाई इसे मोबाइल पर रन कर लो, आपका मन करता है डेस्कटॉप पर रन करना है तो आप डेस्कटॉप पर रन कर लो। ऐसा नहीं है कि इसके पास एक्सेस भी लिमिटेड है, आप इसको कहीं से भी किसी भी डिवाइस पर कहाँ भी आसानी से इसको यूज कर सकते हो। अब
किस प्रकार के क्लाउड हैं, वही प्राइवेट, हाइब्रिड, पब्लिक, ये तो इसके टाइप्स हैं, हम इसको बाद में डिटेल में करेंगे। तो बस आपको डायग्राम में क्या बना के ले आना है, एक आपको क्लाउड का डायग्राम बनाना है, उसके बाद यहाँ पर सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसका आप सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है, इवैल्यूएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या यूज करते थे, उनके अंदर क्या क्या कमियां आती गई, जिस कारण से हमें फाइनली क्लाउड के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा। तो देखते हैं सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग जो वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ वो कब हुआ, 1950 में, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1950। 1950 में क्लाउड शब्द का सबसे पहले यूज किया गया, लेकिन उस समय केवल कौन सी इससे सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी, केवल इंटरनेट रिलेटेड, केवल इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस ही यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती थी। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूड, यानी कि क्लाउड जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती थी उसके अंदर क्या क्या होता था, तो सबसे पहले कंप्यूटर रिसोर्सेज होते थे, उसके बाद डेटा स्टोरेज होती थी, उसके बाद सर्वर, उसके बाद डिप्लॉयमेंट टूल एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स भी हमारे यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते थे। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका इवोल्यूशन कब हुआ था, 1950 में हुआ था, और उस समय केवल इंटरनेट से रिलेटेड ही सर्विस आपको प्रोवाइड कराई जाती थी। और जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी उसके अंदर क्या क्या होता था, एप्लीकेशन होता था, डाटाबेस होते थे, और कंप्यूटर रिसोर्सेज होती थी, डेवलपमेंट टूल होते थे, और नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते थे। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, कैसे कैसे हम अपने मतलब क्लाउड के अंदर चेंजेस आते गए, जो हम फाइनली कहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आगे शिफ्ट हो गए हैं। उससे पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई और किसके अंदर क्या क्या कमियां थी, इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले जो था, सबसे पहले हम यूज करते थे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को, उसके बाद हम आए किसके ऊपर, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के ऊपर, इसके बाद हम शिफ्ट हुए क्लस्टर कंप्यूटिंग के ऊपर, इसके बाद हम कहां पर गए, ग्रिड कंप्यूटिंग के ऊपर, इसके बाद हम शिफ्ट हुए वर्चुअलाइजेशन के ऊपर, इसके बाद वेब 2.0 के ऊपर, इसके बाद सर्विस ओरिएंटेशन के ऊपर, इसके बाद यूटिलिटी कंप्यूटिंग के ऊपर, और फाइनली हम 2007 पर कहां पर आ गए हैं, 2007 के ऊपर हमने क्या यूज करा है, अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग से। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग है क्या सिस्टम, उसके सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटेड आप सिस्टम आपके आए थे 1950 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज टू शेयर रिसोर्सेस and also use them effective and efficiently, सॉरी, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मेन पर्पस था, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको शेयर करना और उनको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज करना, ये हमारे पास इसका मेन पर्पस था, किसका, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का। लेकिन इसके अंदर एक मेन प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करोगे तो आपके जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर होने चाहिए। यदि वो एक जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर नहीं है तो आप वहां से रिसोर्सेज को आपस में शेयर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ भी है, बट द मेन प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम वाज दैट सिस्टम वर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि वो जितने भी सिस्टम है सबके सब एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर होने चाहिए। यदि ऐसा है तभी आप रिसोर्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, सॉरी मेन फ्रेम सिस्टम। यहां पर दिया हुआ है मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग जो थी इसका यूज हम अपना फास्टर डेटा को अपलोड करने के लिए या फिर लार्ज डाटा को ऑपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते थे। तो यहां पर लिखा हुआ है मेन फ्रेम विच फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1951, यानी कि ये सबसे पहले कब आए थे, 1951 में ये सबसे पहले कंप्यूटर आए थे। डिस्ट्रीब्यूटेड कब आया था,
1950 में। आर यानी कि ये सिस्टम जो थे आर हाईली पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटिंग मशीन्स, ये बहुत ज़्यादा हाई पावरफुल एंड रिलायबल कंप्यूटिंग मशीन होती थी जिनका यूज हम मैसिव इनपुट डाटा को कंप्यूट यानी कि ऑपरेट करने के लिए यूज करते थे। यहां पर लिखा हुआ है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग लार्ज डाटा सच एज मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हम मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किसका यूज करते थे, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का यूज करते थे। लेकिन अभी भी यहां पर सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, किसकी, जियोग्राफिकल लोकेशन की। ये हाई पावरफुल तो है, आपका लार्ज डाटा को कंप्यूट तो कर सकता है, लेकिन वो सारे सिस्टम जो आपस में रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं वो सेम ही जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर होने चाहिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेके आए अपना क्लस्टर कंप्यूटिंग। जो क्लस्टर कंप्यूटिंग था वो 1980 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग के अंदर क्या हुआ कि हमने अपने कॉस्ट को तो कुछ हद तक कम कर लिया था, लेकिन फिर से अभी भी इसके अंदर हमारी सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, वही क्या, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो इसके अंदर यही पॉइंट लिखा हुआ भी है, क्लस्टर कंप्यूटिंग केम एज अल्टरनेटिव और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये किसका अल्टरनेटिव थी भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का ये अल्टरनेटिव थी। ईच मशीन इन दिस क्लस्टर वाज कनेक्टेड टू अदर बाय अ नेटवर्किंग विद हाई बैंडविड्थ। यहां पर जो मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी वो किससे होती थी, हाई बैंडविड्थ वाले नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड रहती थी। इसके बाद यहां पर जो मैं आपसे पॉइंट कह रहा था, द मेन प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट वाज सोल्व्ड सम एक्सटेंडेड, यानी कि आपकी कॉस्ट की प्रॉब्लम को तो कुछ हद तक यहां पर सोल्व कर लिया गया था, लेकिन बट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू जियोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन स्टिल रिमेन। यहां पर जो आपकी जियोग्राफिकल वाली प्रॉब्लम थी वो अब भी यहां पर एग्जिस्ट करती थी। जियोग्राफिकल लोकेशन से मतलब क्या है, वही जो आप रिसोर्सेज यहां पर शेयर करना चाह रहे हो वो सब के सब एक ही प्लेस के ऊपर होने चाहिए। यदि एक प्लेस के ऊपर वो नहीं है तो आपस में आप रिसोर्सेज को वहां पर शेयर नहीं कर सकते थे। तो ठीक है, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ग्रिड कंप्यूटिंग हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसने हमारी मेजर प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, यानी कि ये क्या कर सकता था, जो भी आपके डिफरेंट सिस्टम है वो बेशक चाहे डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट हो, आपस में अपनी रिसोर्सेज को वहां पर आसानी से शेयर कर सकते थे। तो मेन इवैल्यूएशन जो आया था वो आपको कहां पर आया था, ग्रिड कंप्यूटिंग पर आया था। तो आपको ग्रिड कंप्यूटिंग जरूर याद रखनी है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग सबसे पहले कब आई थी, 1990 में ग्रिड कंप्यूटिंग को लाया गया। द कंसेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग वाज इंट्रोड्यूस, इट मींस दैट डिफरेंट, यहां से याद रखना आपको, डिफरेंट सिस्टम वर प्लेस एज एंटायरली डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। यानी कि जो डिफरेंट सिस्टम है, जो अलग अलग मतलब जो हमारे पास सिस्टम है वो कहां हो सकते हैं, अलग अलग स्थान के ऊपर भी हो सकते हैं। एंड दीज ऑल वर कनेक्टेड वाया द इंटरनेट, लेकिन वो सारे सिस्टम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो फिर भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो आपका दिया हुआ ग्रिड कंप्यूटिंग आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज करोगे तो ये तो बात ठीक है कि आपके जो सिस्टम है सभी के सभी सिस्टम डिफरेंट लोकेशन पर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब के सब एक ही नेटवर्क यानी कि सबको कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपके पास इंटरनेट वाली सेवा उपलब्ध नहीं है तो फिर भी आप रिसोर्सेज को वहां पर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट, दो ही पॉइंट इसके अंदर याद रखने हैं। पहला तो ग्रिड कंप्यूटिंग एग्जिस्टेंस के अंदर कब आया, भाई कब आया, 1990 में आया। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई हम ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर अपनी रिसोर्सेज को शेयर तो कर सकते हैं। एक रिसोर्स जो मतलब जितने भी आपकी रिसोर्सेज हैं वो बेशक डिफरेंट लोकेशन पर हो, लेकिन उनको कनेक्ट करने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे, इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो आप डिफरेंट सिस्टम को डिफरेंट लोकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका कंसेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन।
तो वर्चुअलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, वर्चुअलाइजेशन में हम किसी भी फिजिकल डिवाइस के वर्चुअल लेयर क्रिएट कर देते हैं और उन वर्चुअल लेयर को डिफरेंट यानी कि मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर टू द प्रोसेस क्रिएटिंग अ वर्चुअल लेयर। जब हम किसी भी हार्डवेयर की, यहां पर लिखा है ओवर द हार्डवेयर, जब हम किसी भी हार्डवेयर क्या कर देंगे, वर्चुअल लेयर क्रिएट कर देंगे which allow the user to run multiple instance simultaneously to the hardware। तो यूजर जो है अपनी जो भी आपका हार्डवेयर है उसकी मल्टीपल जो आपने लेयर बनाई है उनको साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकता है या फिर उनको यूज कर सकता है। इसके बाद इट इज द बेस ऑन द मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस सच एज अमेजोन, यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको वर्चुअलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला आता है आपके पास अमेजॉन EC2। ये काफी ज्यादा पॉपुलर सर्विस है जो अमेजोन के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। एक दूसरा आता है VMware के द्वारा भी हम वर्चुअलाइजेशन को वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट को हम अचीव कर सकते हैं। एक और है इसके पास हमारे पास वी क्लाउड के थ्रू भी हम वर्चुअलाइजेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका वेब 2.0। वेब 2.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है, एक इंटरफेस है। क्या है वेब 2.0 आपका, क्या है, एक इंटरफेस है थ्रू विच द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंटरेक्ट विद द क्लाउड, जिसके द्वारा आपकी क्लाउड सर्विस की जो है वेब 2.0 क्या है, एक आपका इंटरफेस है जिसके द्वारा जो भी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं उससे आप क्लाइंट को क्या करा सकते हो, इंटरेक्ट करा सकते हो। बिकॉज ऑफ 2.0 दैट वी हैव इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेज। ये ऐसा हो क्यों पाता है, क्योंकि वेब 2.0 पे हमारे पास क्या होते हैं, इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस, ठीक है। इसके बाद है आपके बाद सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हैं, सर्विस ओरिएंटेशन एक्ट एज रेफरेंस मॉडल। ये कैसे बिहेव करता है, एज अ रेफरेंस मॉडल, जबकि वेब 2.0 क्या है, आपके पास एक इंटरफेस है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वेब 2.0 क्या है, एक इंटरफेस है जिसके द्वारा क्लाउड की सर्विस को क्लाइंट से हम क्या करा सकते हैं, इंटरेक्ट करा सकते हैं। जबकि हमारा सर्विस ओरिएंटेशन क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है, किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। इसकी मेन पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपका लो कॉस्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। यानी कि जो आपका सर्विस ओरिएंटेशन है किसको सपोर्ट करता है, आपकी लो कॉस्ट को सपोर्ट करता है और काफी ज्यादा क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका वही क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो मैंने अभी आपको डिटेल में बता दिया, तो फिर भी आप याद रखिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या स्थानीय सर्वर के बजाय इंटरनेट पर होस्ट किए गए दूरस्थ सर्वर पर डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करना और एक्सेस करना। यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली अर्थ क्या है, आपको कोई भी फिजिकल डिवाइस को इस्टेब्लिश नहीं करना है। आप ये सारी डिवाइसेस को किसके थ्रू कर सकते हैं एक्सेस, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पर एक्सप्लेन आपका किया हुआ है। यहां पर अब दिए हुए हैं आपके एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के आपके क्या क्या एडवांटेज हैं, आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला क्या है, कॉस्ट सेविंग। सबसे पहला एडवांटेज क्या है भाई, कॉस्ट सेविंग। तो मैंने अभी बताया था कॉस्ट सेविंग कैसे, मान लो यदि हम किसी भी चीज को फिजिकली खरीदते हैं और वो चीज की रिक्वायरमेंट बेशक हमारे पास 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए है, उसके बाद वो चीज हमारे लिए वेस्टेड है। तो ऐसे यदि हम फिजिकली चीजों को खरीदेंगे तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो इसके बजाय हम किस कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट यूज करेंगे। वो कंसेप्ट क्या रहता है, जितना आपको चाहिए आप उतना यूज कर सकते हो, जितने दिन तक चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो, जब आपको नहीं चाहिए तो आप आपको रिलीज कर सकते हो। इससे हमारा क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होती है। नंबर सेकंड पॉइंट है आपका डाटा रिडंडेंसी एंड रेप्लिकेशन।
यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कोई भी आपका रिपीटेड डाटा नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपका कोई भी रिपीटेड कॉपी नहीं होती है। इसके बाद है रैंसमवेयर एंड मोलवेयर प्रोटेक्शन, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको मोलवेयर और रैंसमवेयर से भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। इसके बाद है पे फॉर यूज, जस्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको केवल उतना ही पे करना है जितना आपने यूज किया है। मान लीजिए आपने क्लाउड से कोई सर्विस ली है, वो केवल आपने 2 या 3 मिनट के लिए ली है, तो आपको पेमेंट केवल 2 से 3 मिनट का ही करना होगा, आपको कंप्लीटली मंथली या फिर वीकली पेमेंट नहीं करना होगा। इसके बाद है रिलायबिलिटी, यानी कि ये क्या है, विश्वसनीयता है, यानी कि इसको हम विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल है। इसके बाद क्या है, हाई एक्सेसिबिलिटी, इसकी हाई एक्सेसिबिलिटी रहती है। हाई एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि वो सर्विस इंडिया के अंदर परचेज करी है तो आप उसे, ऐसा नहीं है कि आप यूज वाले क्लाइंट से एक्सेस नहीं करा सकते या कि वह फिर उसको यूज नहीं कर सकता। मान लो आपकी सर्विस एक तो इंडिया में लगी हुई है, एक यूएसए में लगी हुई है, एक कनाडा में लगी हुई है, तो आपका जहां पर भी यूजर है, यदि आपने कोई सर्विस परचेज करी है तो आप उस लॉगिन आईडी के थ्रू उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है स्केलेबल, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। स्केलेबल का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने क्लाउड से सर्विस ली है 20 टीबी, आपने कहा कि मुझे 20 टीबी आप दे दीजिए, कितने दिन के लिए दे दीजिए भाई, 5 डेज के लिए आप मुझे 20 टीबी स्टोरेज दे दीजिए, ठीक है। लेकिन अब आपको चेक करना है कि मैंने 3 दिन के अंदर कितना डाटा यूज करा है। तो सपोज कीजिए आपने 3 दिन के अंदर केवल 7 टीबी का डाटा यूज करा है, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपने कितने दिन में कितना डाटा कंज्यूम करा है और अभी आपका कितना डाटा बचा हुआ है। तो ये इसका एक मेजर एडवांटेज है, क्या, स्केलेबिलिटी। हम अपनी जो भी हमने सर्विस ली है हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अभी कितनी सर्विस बची हुई है और ये कब तक वैलिडेट रहेगी, हम सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे ही मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस पहले ही बताया था थोड़ा सा, इंटरनेट डिपेंडेंसी। यदि आपके पास भाई इंटरनेट ही नहीं है तो आप रिसोर्सेज को कैसे शेयर कर पाओगे। मान लो आपका एक क्लाइंट तो अभी मेरठ के अंदर बैठा हुआ है और दूसरा दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, तो आप वहां से जब भी कोई चीज ऑनलाइन करोगे तो वो उसे एक्सेस कैसे कर पाएगा। सपोज कीजिए आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है भाई, इंटरनेट रहता है। आपको इंटरनेट के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंसी है। यदि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कोई भी सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है इश्यूज इन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। हाँ, थोड़े बहुत इशू रहते हैं इसके अंदर भी, क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी से, ऐसे नहीं है कि पूरा ही अनसेफ है, नहीं, कुछ थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं। इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, यानी कि यूजर के पास इसका लिमिटेड ही कंट्रोल रहता है। कैसे, मान लीजिए आपने क्लाउड से कोई सर्विस परचेज करी है, ठीक है, तो सपोज कीजिए आपने जो सर्विस ली है ना, आपने उसमें 5 सर्वर लिए, तो केवल यहां पर ना आपको अपने 5 सर्वर से मतलब है। आपको ये मतलब नहीं है कि ये मेरे सर्वर है कहाँ, भैया दिल्ली में चल रहे हैं या कनाडा चल रहे हैं या फिर यूएस चल रहे हैं, आपको ये वाली डिटेल नहीं मिलने वाली। आपको 5 सर्वर चाहिए, वो 5 सर्वर आपको अवेलेबल हो गए, लेकिन वो सर्वर कहाँ पर हैं, किस जगह पर लोकेशन पर हैं, कौन इनको मॉनिटर कर रहा है, आपको ये वाली जो फैसिलिटी है प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो इसके डिसएडवांटेज भी याद रखेंगे आपका। अब इस यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक बचता है, उसको कवर कर लेते हैं। अभी एक और बचेगा इसके बाद, सॉरी। तो पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस से क्या मतलब है, जब आपकी डिमांड है तब आप उसको यूज कीजिए। सेल्फ सर्विस आप ही की सर्विस है, जरूरी नहीं है कि आप इस सर्विस को दिन में 12 बजे यूज कर सकते हैं, रात को 12 बजे यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आपका जब मन करे आप जब यूज कर सकते, आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इसके अंदर आपको यह लिखना। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, इसका नेटवर्क काफी ज्यादा ब्रॉड होता है। ब्रॉड होने से क्या मतलब है कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो सर्विस ली है वो आपने मेरठ सिटी से ली है, लेकिन आप उसी सर्विस को यूएसए में यूज करना चाहते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, ब्रॉड नेटवर्क है। और कनाडा,
चेन्नई, आप जहाँ चाहो उस लोकेशन पर जैसे चाहो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यदि आपने कोई भी एक बार सर्विस परचेज कर लिया लेकिन उस सर्विस की वैलिडिटी बची होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने एक बार सर्विस ले ली है और एंडिंग हो गई फिर बाद में आप जाकर चेक कर रहे हो कि ये सर्विस तो अनेबल ही नहीं है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो जब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी तो आप उस सर्विस को कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्या है इसका ब्रॉड नेटवर्क है। इसके बाद क्या है हमारे पास मेजर्ड सर्विस। मैंने आपको बताया था क्लाउड के अंदर हम अपनी सर्विस को मेजर्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्या है वर्चुअलाइजेशन। मैंने वर्चुअलाइजेशन क्या बताया था, यदि हम किसी भी फिजिकल डिवाइस की क्या कर दें वर्चुअल लेयर क्रिएट कर दें और उन वर्चुअल लेयर को मल्टीपल यूजर क्या कर सकें यूज कर सकें, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये क्या है एक इसकी मैनेजर कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद क्या है सिक्योरिटी। तो क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी होती है। इसके बाद क्या है रैपिड इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है कि हम क्लाउड के अंदर अपनी किसी भी सर्विस को काफी जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं और जब हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी तो हम उसको डिक्रीज भी करते हैं, यानी कि रैपिडली हम उसको इंक्रीज और डिक्रीज आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। हम ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है बैकअप एंड रिकवरी। हम बैकअप एंड रिकवरी के लिए भी क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। बिग डेटा एनालाइज, बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद है टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर भी हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का काफी यूज किया जाता है। इसके बाद है एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, यानी कि मनोरंजन एप्लीकेशन के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर से आपको दो क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं। सबसे पहला इवेल्युएशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार से चेंज हुआ है, पहले हम क्या करते थे, उसके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करके आना है। हाँ डायग्राम बनाना मत भूलिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके ऊपर आपको लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आपके ये मैंने बेसिकली तीन क्वेश्चन बताए हैं, इन तीन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाइएगा और ये आपके एग्जाम पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का जैसे ही नाम है सर्विस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के मॉडल पढ़ने हैं, कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हमारे सर्विस मॉडल होते हैं और कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सर्विस मॉडल के ऊपर। तो क्लाउड के अंदर बेसिकली हमारे तीन टाइप के मेजर सर्विस मॉडल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहां पर क्लाउड केवल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे भाई, आपको स्टोरेज चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ओएस चाहिए, तो ये सब आपको किस में देगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। यदि आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चाहिए तो यानी कि वहां पर केवल आपको एक प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी जिसके अंदर पहले से इनबिल्ट क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आपके पास पहले से इनबिल्ट होगा यदि आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेते हैं। इसके बाद आपके पास थर्ड आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो यदि आप क्लाउड से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस परचेज करते हैं तो यहां पर आपको पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन ये डिलीवर करी जाएगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने छोटा सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल सास पास और आस, इसको आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। तो इतने में थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं।
तो अब देखते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कंप्लीटली एक एप्लीकेशन ही डिलीवर करी जाती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विस एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। यानी कि आपको इंटरनेट के ऊपर पूरा एप्लीकेशन और सर्विस को प्रोवाइड कराया जाएगा। द सास एप्लीकेशन आर समटाइम्स कॉल्ड, यानी कि आप सास एप्लीकेशन जो होती है किस नाम से जानते हैं हम उसे, एक तो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं और ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं और तीसरा होस्टेड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है आपसे सास को किन्हीं तीसरे नाम से पूछ ले, कौन कौन से, होस्टेड सॉफ्टवेयर के नाम से या फिर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर के नाम से या फिर ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के नाम से आपसे पूछ सकता है। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि सास क्या होता है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा कैसे? मान लीजिए कि आपको कोई एप्लीकेशन चाहिए तो क्लाउड के ऊपर तो जाकर आप तुरंत किसी भी सर्विस को अनेबल कर सकते हो, लेकिन आप यही काम किसी डेवलपर के पास जाओ और आप कहो कि भाई मुझे एप्लीकेशन चाहिए और मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये इनबिल्ट फीचर होने चाहिए, तो वो आपसे कहेगा सर ठीक है आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए इतना पे करना पड़ेगा। सपोज कि 2 लाख रुपए पे करने पड़े या फिर 3 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको वो सर्विस केवल जो आपने एप्लीकेशन बनवाया है वो आपको 1 महीने तक यूज करना है और वहीं पर ही आपको क्लाउड जो है यही सर्विस आपको केवल 10 या 20 हजार रुपये में दे रहा है। तो आप किसके ऊपर जाके शिफ्ट हो गए? उस सॉफ्टवेयर को पहले ऑफलाइन जाके बनवाओगे या फिर डायरेक्टली क्लाउड से जाके उस सर्विस को परचेज कर लोगे? तो जहां तक मेरी उम्मीद है आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सबसे पहले क्लाउड के ऊपर जाके अपनी सर्विस को वहां से परचेज कर लेंगे, क्योंकि भाई हमें एप्लीकेशन परमानेंट तो चाहिए नहीं, हमें तो 2 या 3 महीने के लिए चाहिए। तो हम 2 या 3 महीने जाएंगे और क्लाउड से ले लेंगे तो उसे क्या पड़ेगी, हमारे पास कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन यदि इसी ही काम को हम जाके किसी डेवलपर से जाकर करवाते हैं तो वो हमारे पास कॉस्ट क्या पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी, एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, क्लाउड का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव है। अब रिड्यूस टाइम, भाई टाइम को कैसे कम करता है, मैंने आपको जस्ट यही बताई पीछे भी। कैसे? मान लीजिए आपने जब क्लाउड से कोई सर्विस ली है, ठीक है, तो वो तो आपको तुरंत ही मिल जाएगी ना। आपको जो सर्विस चाहिए आप उसका पे कर दीजिए, आपको वैलिडिटी बता दीजिए, आपको सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन आप यही काम जाके किसी डेवलपर से कहेंगे कि भाई मुझे इस टाइप की एप्लीकेशन चाहिए, तो भाई उसको डेवलप करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए ना, 1 मंथ, 15 दिन, 10 दिन, एटलीस्ट 5 दिन तो चाहिए ना। तो वहां पर टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन यदि आप यही सर्विस किससे ले रहे हो, क्लाउड से ले रहे हो, तो भाई यही सर्विस आपको किसमें दे देगा, विद इन मिनट्स में दे देगा। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इसको यूज करना काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद है ऑटोमेटिक अपडेट। ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है हमारे पास एप्लीकेशन जो भी हम लेते हैं क्लाउड से, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पास, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसको मैं आप एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आपको भाई फ्रंट एंड की कोडिंग भी आती है, ठीक है, बैक एंड की कोडिंग भी आती है, ठीक है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं पता है जहां पर जाकर आप अपने इंटरनेट पर इन दोनों चीजों को जाकर इंप्लीमेंट कर सको। तो यदि आपको कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी या फिर एनवायरनमेंट चाहिए तो आप किसका यूज कर सकते हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। तो PaaS is a category of cloud computing that provide platform and environment to allow the developer, यानी कि ये क्या करता है, हमारे पास एक हमको प्लेटफॉर्म या फिर एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराता है जो डेवलपर को अलाउ करता है बिल्ड एप्लीकेशन एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, जो डेवलपर को इंटरनेट के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है। PaaS service are hosted in the cloud and accessed by simply via the web browser, यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन वहां पर डेवलप करी है आप सीधे उसे वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अब इसके भी कुछ एडवांटेज होंगे भाई, तो इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंपल फॉर यूज,
इसको यूज करना आसान है किसके लिए? यूजर के लिए, सिंपल फॉर यूजर। दूसरा क्या है? इफिशिएंटली मैनेजिंग द लाइफ साइकिल, हम इसकी लाइफ साइकिल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिव को मुझे अभी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट अभी प्रीवियसली बताया है, तो आप वहां से समझ लीजिएगा। इसके बाद है आपके पास IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहां पर क्या होगा, आपको कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये भी पता है कि आपकी एप्लीकेशन बनने किसके ऊपर है, ठीक है, आपको फ्रंट एंड बैक एंड की कोडिंग भी आती है और उसको मतलब प्लेटफॉर्म भी है आपको ऑनलाइन डालने के लिए, लेकिन आपको उसे होस्ट करना नहीं आता है या कि होस्ट के लिए आपका एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप केवल वहां से क्लाउड से क्या ले सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर वाली फैसिलिटी ले सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ सर्विस मॉडल दैट डिलीवर अ कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन आउटसोर्स बेस द सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन। यानी कि यहां पर क्या मिलेगा, आपको एक कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा प्रोवाइड करा जाएगा। अच्छा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भाई क्या क्या आने वाला है? यहां पर आपके सर्वर भी होंगे, स्टोरेज भी होगी, और क्या हो सकते हैं? सर्वर भी हैं आपके पास, स्टोरेज भी है आपके पास, और बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चाहिए होगा। तो ये सब फैसिलिटी किस पे मिलेगी आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं वो देख लेते हैं। वही कॉस्ट इफेक्टिव, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि आपको फ्रंट एंड की कोडिंग भी आती है भाई, बैक एंड की कोडिंग भी आती है, आपको प्लेटफॉर्म भी पता है कि उसको इंटरनेट पे कैसे अवेलेबल कराना है, आपको अपनी एप्लीकेशन भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको आपको होस्ट कैसे करना है। तो होस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मेजर एडवांटेज क्या है? हमारा वेबसाइट होस्टिंग। और इसके बाद तीसरा एडवांटेज क्या है हमारे पास? सिक्योरिटी। तो जब आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे, तो यहां पर एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप इस डायग्राम को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये तो क्या है? ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट, यहां पर तो फुल्ली मैनेज किया जाएगा किसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। तो हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले को और प्लेटफॉर्म को और सॉफ्टवेयर को। तो भाई सबसे पहले सपोज कीजिए आपने क्लाउड से कहा है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे दो, तो कहेगा भाई ठीक है ले लो। लेकिन जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले रहे हो, तो आपको वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी या फिर किस किस डिवाइसेस या फिर किस किस सर्विस को वो मैनेज करेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। वो आपकी नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन और ओएस, केवल इन्हीं 5 चीजों को मैनेज करेगा। यदि इन 5 चीजों में से आपकी कोई भी एक भी चीज लैग कर रही है, तो इसके लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी खुद के खुद प्रोवाइड करा के देगा। लेकिन ना तो उसे आपके प्लेटफॉर्म से मतलब है कि आप इस एप्लीकेशन को जो आप बना रहे हो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन कर रहे हो, ये वाली सर्विस को आपको नहीं देने वाला। ना वो आपको बताने वाला कि आपकी एप्लीकेशन कैसी है, भाई एंड्रॉइड बेस है, ओएस बेस है, उसे इस बात से मतलब नहीं है। बस केवल उसे क्या इससे मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर लिखा हुई है मैनेज बाय द प्रोवाइडर, यानी कि जिससे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ली है वो केवल किससे मैनेज होगी? प्रोवाइडर के द्वारा। कौन कौन सी? केवल 5 चीजें, नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन और ओएस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यदि आपने क्लाउड से इस बार सर्विस कैसे ली है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यदि आपने क्लाउड से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ली है, तो याद रखना है कि आप जब भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लेते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इनबिल्ट ही इसके अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहने लोगे भाई केवल आप ये वाली 2 चीज मैनेज कर लो, यानी कि आप केवल ना प्लेटफॉर्म को मैनेज कर लो और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना इसे मैं मैनेज कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई। यदि आपने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लिया है ना, तो प्लेटफॉर्म भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीटली मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा? प्रोवाइडर के द्वारा। आपकी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी खुद की एप्लीकेशन और उस डाटा की जिम्मेदारी तो आपकी है, ये तो आपको खुद को मैनेज करना है। लेकिन प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली मैनेज किया जाएगा किसके द्वारा भाई? क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस बार आप कहते हो भाई क्लाउड से हमें सर्विस लेनी है, कैसी सर्विस लेनी है, इस बार भाई मुझे कंप्लीटली चाहिए, कैसे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यदि आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लिया है तो क्लाउड जो होगा आपकी सारी की सारी सर्विस को मैनेज करेगा, मतलब भाई वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेगा, ठीक है भाई। दूसरा किसको देखेगा, वो आपके प्लेटफॉर्म को भी देखेगा, ठीक है सर। तीसरा, ये आपकी एप्लीकेशन और डाटा को भी खुद ही मैनेज करेगा। तो आपको ये वाले की पॉइंट याद रखने हैं और इस डायग्राम को तो एग्जाम के अंदर जरूर ही बना के आना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, मोस्ट क्लाउड हब्स हैव 10,000 ऑफ सर्वर्स एंड स्टोरेज डिवाइस टू अनेबल फास्टर लोडिंग। यानी कि हम जितने भी, मान लीजिए आप किसी कंपनी है, किसी भी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है, उसकी लोडिंग स्पीड क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। वो अपनी लोडिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए क्या करता है, 1000 में हमारे स्टोरेज डिवाइसेस लगाता है, सर्वर्स लगाता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगाता है। किस लिए, जिससे उसको फास्टली डाटा को एक्सेस कर सके, यानी कि जिस डाटा को उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फैच कर सके। तो इसके बाद जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट मॉडल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। यानी कि डिप्लॉयमेंट मॉडल को आप किसके बेस पर कैरेक्टराइज करेंगे भाई, किसके बेस पर करेंगे, लोकेशन के बेस पर हम क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के जो डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भाई। सबसे पहला क्या होता है, पब्लिक क्लाउड। कौन सा, पब्लिक क्लाउड। उसके बाद प्राइवेट क्लाउड, उसके बाद कम्युनिटी क्लाउड, उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड। एक बार दोबारा से याद करेंगे, सबसे पहले क्या है, पब्लिक क्लाउड। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड। तीसरा क्या है, कम्युनिटी क्लाउड। और फोर्थ क्या है आपके पास, हाइब्रिड क्लाउड। अब इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड के बारे में मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको कोई भी सर्विस पब्लिकली यानी कि हर किसी के लिए अवेलेबल है तो उस सर्विस को आप क्या कह सकते हो, पब्लिक क्लाउड। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप गूगल से किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए ना आप अभी क्लाउड की कोई पीडीएफ देखना चाह रहे हैं और आपको कोई ऐसी वेबसाइट मिल गई जो आपको फ्री में क्या प्रोवाइड करा रही है, नोट्स प्रोवाइड करा रही है या फिर पीडीएफ प्रोवाइड करा रही है। तो वहां पर कैसा एनवायरनमेंट है, एकदम पब्लिकली। ऐसा नहीं है कि उसमें यदि बीटेक का बंदा आएगा वही पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है, पॉलिटेक्निक का बच्चा आएगा तो डाउनलोड नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो क्या है, पब्लिकली है। जो चीज पब्लिकली होती है वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती है। तो देखते हैं, द पब्लिक क्लाउड इज डिफाइंड कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। इसे किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, हमारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा ओवर द पब्लिक इंटरनेट। कहां पर किया जाएगा भाई, पब्लिक इंटरनेट के ऊपर इसको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। मेकिंग देम अवेलेबल टू एनीवन हु वांट्स टू यूज और परचेज देम। जो इसको यूज करना चाहता है और परचेज करना चाहता है वो इसे पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। इसके बाद इसका डायग्राम कैसे, आपको ये थोड़ा ब्लर होगा, आपने एक पब्लिक क्लाउड बनाया और इस पब्लिक क्लाउड को कस्टमर ए भी यूज कर सकता है, कस्टमर बी भी और कस्टमर सी भी, यानी कि जितने के जितने कस्टमर हैं सब के सब यहाँ पर कोई भी आकर इस सर्विस को आसानी से यूज कर सकता है। इसके बाद देखते हैं अपना प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, प्राइवेट क्लाउड के अंदर क्या है, प्राइवेट क्लाउड वो क्लाउड को आप नाम दे सकते हो जहां पर केवल ऑथराइज पर्सन ही किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकता है, यानी कि वो सर्विस पब्लिकली नहीं होगी, वहां पर उस सर्विस को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। भाई जैसे मान लीजिए कि आप जैसे बीटेक के छात्र हैं या फिर पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो आपको सबको ना अपना एक एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ जाता है, तो आप उस एनरोलमेंट नंबर के थ्रू केवल अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं क्या आप इसके एडमिन पैनल के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं,
तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई, वहां पर आपका उसके पास क्या नहीं है, एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस वो किसके पास होगा, जो यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के क्या होंगे, मैन इंचार्ज होंगे, उनके पास क्या होगा, वो एडमिन पैनल होगा। तो वो जो एडमिन पैनल वाले वो कौन से हैं, ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड में याद रखना है कि प्राइवेट क्लाउड की जो सर्विस है केवल वही लोग यूज कर सकते हैं जो केवल क्या हो, ऑथराइज पर्सन हो। A private cloud is a cloud computing environment that dedicated to a single organization, जो किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिंगल कस्टमर के लिए होगा। इट आल्सो नोन एज इंटरनल और कॉर्पोरेटिव क्लाउड। हम इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं भाई, या तो इसे इंटरनल क्लाउड या फिर कॉर्पोरेटिव क्लाउड के नाम से भी ये जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है, आपका प्राइवेट क्लाउड। तो जैसे डायग्राम बना हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ भाई, प्राइवेट क्लाउड, और आपका ये सारा पोर्शन क्या है, पब्लिक क्लाउड। तो जो पब्लिक क्लाउड की सर्विस है वो इसको यूज नहीं कर सकती, लेकिन ये वाला क्या है, आपका प्राइवेट है, यानी कि इस बंदे के पास क्या है, आपका क्या है, ये पासवर्ड है। तो केवल यही बंदा केवल आपके क्लाउड के सर्विस को एक्सेस कर सकता है। ये पब्लिकली जो लगे हुए हैं ये कोई भी इस सर्विस को यूज नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास किस चीज की कमी है, पासवर्ड की। यदि इनके पास भी ये वाला ऑथराइज पासवर्ड होता तो ये भी इस सर्विस को आसानी से यूज कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना कम्युनिटी क्लाउड। अच्छा, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड के अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सेम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टोरेज चाहिए, उसके जैसे 4 और ऑर्गेनाइजेशन है जिनको भी क्या है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है। तो कोई उनमें से एक बंदा स्टोरेज परचेज कर लेगा और जो बची हुई स्टोरेज होगी बाकी वो 3 यूज कर लेंगे। देखते हैं, A community cloud is defined as a cloud infrastructure in which multiple organizations share resources। यहाँ पर क्या होगा, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी रिसोर्स को क्या करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, एंड सर्विस बेस्ड ऑन कॉमन ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जो उनकी रोजमर्रा की मतलब जो चीजों को वो रोज यूज करते हैं उसका क्या कर सकते हैं, कुछ जो भी उनके ऑपरेशन होते हैं वो आपस में शेयर करके काम चला लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल बना हुआ है, सपोज कीजिए ये तो क्या है, स्टोरेज है, और ये क्या है, सर्वर 1 है, और ये क्या है आपका, सर्वर 2 है। तो मान लीजिए कि करंट में ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 हमें दे रखे हैं, दोनों ने ये सर्विस कुछ कंबाइन करके परचेज कर रखी है। अभी ऑर्गेनाइजेशन 1 को केवल सर्वर 1 की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसके एक सर्वर से केवल काम चल सकता है, उसे अभी करंट में किसी भी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 है उसको अभी करंटली एक सर्वर और स्टोरेज डिवाइस की जरूरत है, तो यहां पर वो इन दोनों को कंबाइन कर सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद इसकी ये जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो जाएगी, तो वो केवल सपोज कीजिए उसको केवल आप क्या चाहिए, केवल एक सर्वर चाहिए, तो वो अपने एक सर्वर से काम चलाएगा। बाकी रिसोर्सेज यदि ऑर्गेनाइजेशन 1 को रिक्वायरमेंट है तो वो एक्सेस कर सकता है, वरना तो ये सर्विस यहाँ पर रखी हुई है, जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप से अनुसार यहाँ पर यूज कर सकता है। इसके बाद आपका लास्ट आता है हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है भाई, हाइब्रिड क्लाउड की एक मेन कंडीशन है कि इसके अंदर एटलीस्ट एक तो आपका प्राइवेट क्लाउड होना चाहिए और दूसरा एक पब्लिक क्लाउड होना चाहिए। अब इन दोनों को मर्ज करके एक ऐसी सर्विस बनाई जाती है जिसके अंदर से कुछ सर्विस तो ऑथराइज पर्पस के लिए होते हैं और कुछ सर्विसेज ऐसी होते हैं जिनको पब्लिकली हर कोई यूज कर सकता है। यदि आपको कोई ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए तो आप किस एनवायरनमेंट का यूज करोगे भाई, हाइब्रिड का। किसका यूज करोगे भाई, हाइब्रिड क्लाउड का यूज करोगे। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, हाइब्रिड क्लाउड रेफर टू अ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट, मैंने बताया था कम से कम एक तो आपके पास क्या हो, प्राइवेट क्लाउड हो, और दूसरा क्या हो भाई, एटलीस्ट एक क्या हो आपके पास,
पब्लिक क्लाउड हो। फिर क्या होगा, विच वर्क टुगेदर, जिनको क्या कर देंगे, वो एक साथ वर्क करेंगे, किस लिए, प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, जो आपको एक फ्लेक्सिबल मिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे ही यहां पर मैंने डायग्राम बना रखा है, ये क्या है, आपका एक हाइब्रिड क्लाउड है। ठीक है भाई, यहां पर क्या लगा रखा है हमने, एक प्राइवेट क्लाउड लगा रखा है और एक लगा रखा है हमने एक पब्लिक क्लाउड लगा रखा, और इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया भाई, एक हाइब्रिड क्लाउड बना दिया है। तो आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 क्वेश्चन तो मोस्टली अच्छे से तैयार करके जाने हैं। सबसे पहला सर्विस मॉडल क्या है और दूसरा डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है, किसके भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग के। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 3। भाई चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट। ठीक है भाई, जब भी हम क्लाउड से कोई भी सर्विस परचेज करते हैं तो क्लाइंट और प्रोवाइडर के बीच में कौन से एग्रीमेंट को साइन करा जाता है और उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, उसी एग्रीमेंट को आप क्या कहते हैं, SLA कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, SLA। तो SLA की फुल फॉर्म क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो क्या होता है भाई, SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये क्या है, हमारे पास सर्विस लेवल एग्रीमेंट है। ये क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है और दूसरा कौन होता है भाई, कस्टमर होता है। यानी कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है, किसके बीच में, क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में और जो सर्विस यूज कर रहे हैं यानी क्लाइंट के बीच में। दैट आउटलाइन द सर्विस टू बी डिलीवर्ड, यानी कि जो जो सर्विस आपको वहां पर क्या की जाएंगी, डिलीवर की जाएंगी, वहां पर उसके बारे में कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। SLA कैन बी बिटवीन कंपनीज एंड एक्सटर्नल सप्लायर, यानी कि जो SLA है आपका, वो एक कंपनीज और जितने भी आपके एक्सटर्नल सप्लायर हैं उनके बीच में भी आप उसको एस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर जो आपकी कंपनी है उसके डिपार्टमेंट विद अ कंपनी, यानी कि जो आपकी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उसके बीच में भी आप SLA को एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आपको SLA समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं कि SLA को एक डायग्राम के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ये वाला क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर क्लाइंट दे रखा है और जो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, ये प्रोवाइडर दे रखा है, और ये आपका समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर ये यूजर दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए क्लाइंट किसी सर्विस को चाहता है तो क्या करेगा भाई, वो प्रोवाइडर से क्या करेगा, अपनी रिक्वेस्ट करेगा या फिर अपनी रिक्वायरमेंट को बताएगा। तो पहले प्रोवाइडर देखेगा क्या मैं इस क्लाइंट को ये वाली सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूं, अगर हाँ वो ये सर्विसेज को प्रोवाइड करा देगा तो वहां पर क्या कर देगा, ये इसको रिस्पॉन्स कर देगा। यदि इन दोनों के बीच में जब सर्विस के बारे में बात हो रही है कि क्लाइंट को क्या चाहिए और वो सर्विस आपका क्लाउड प्रोवाइडर दे पा रहा है या फिर नहीं, यदि दोनों पार्टी आपस में सहमत हो जाती हैं, यानी कि जो क्लाइंट को चाहिए वो प्रोवाइडर आसानी से प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वहां पर ये हम SLA एग्रीमेंट को लगा देते हैं। भाई नेक्स्ट देखते हैं हमारा SLA कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली SLA को हम डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेजर जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो हमारे पास एग्रीमेंट है वैसे तो काफी टाइप्स के होते हैं, विच आर डिटेल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। जो क्या रहते हैं हमारे पास डिटेल कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं भाई, किस किस के बीच में होगा, मैंने अभी आपको बताया था, एक तो वो जो आपकी सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है और दूसरा वो जो इस सर्विस को परचेज कर रहा है। इसके बाद दैट डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टीज फॉर डिलीवरिंग अ सर्विस, यानी कि जो क्या डिफाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है दोनों पार्टीज की, जिस भी सर्विस को आप वहां पर अलाउ कर रहे हो या फिर कोई भी परचेज कर रहे हो। ठीक है,
तो मैंने बताया कि आपका SLA आपका कितने टाइप का है भाई, 3 टाइप का है। पहला कौन सा है, कस्टमर बेस्ड SLA। भाई दूसरा कौन सा होता है, सर्विस बेस्ड SLA। नंबर तीसरा कौन सा होता है, मल्टी लेवल SLA। जो आपका मल्टी लेवल SLA होता है उसको हम फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेटिव लेवल, सेकंड वन इज कस्टमर लेवल एंड थर्ड वन इज सर्विस लेवल। तो आपको ये कंप्लीटली डायग्राम याद करना है यदि आपसे पूछता है कि SLA आपका कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, आपका SLA कितने टाइप का होता है। भाई सबसे पहला क्या होता है, कस्टमर बेस्ड SLA। दूसरा क्या होता है, सर्विस बेस्ड SLA। और तीसरा क्या होता है, मल्टी लेवल SLA। और जो मल्टी लेवल SLA होता है आपका, उसको फिर से फर्दर 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। भाई कौन कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहली है कॉर्पोरेटिव लेवल, दूसरी है कस्टमर लेवल, तीसरी क्या है, सर्विस लेवल। अब इनका थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कस्टमर बेस्ड SLA। यानी कस्टमर बेस्ड SLA क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। आ कॉन्ट्रैक्ट विद आ सिंगल कस्टमर, यानी कि किसी भी जब सिंगल कस्टमर के बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट डिफाइन, जो हमारा डिफाइन करता है सर्विस दे नीड, यानी कि जो भी कस्टमर की बेसिकली नीड है, जब एक सिंगल कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी को तो हम क्या कहते हैं, कस्टमर बेस्ड SLA। दिस टाइप ऑफ SLA कैन बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कस्टमर। इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं भाई, एक्सटर्नल कस्टमर के बीच में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड रहती हैं, सबसे पहले प्रीसिस डिटेल्स, यानी कि जितनी भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिटेल रहने वाली हैं सबको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करा जाता है। सेकंड पॉइंट, स्टैंडर्ड, यानी कि कौन कौन से स्टैंडर्ड है जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों पार्टीज की आपस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। एंड कंडीशनल टर्म्स, आपकी कौन कौन सी कंडीशनल टर्म्स हैं जहां पर आप अपनी जो भी आपकी कंडीशन दी हुई है वहां पर उसको आप वायलेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आप भाई जब आपसे एग्रीमेंट लिया गया था तो आपसे क्या था कि हम आपको केवल 10 Mbps की स्पीड देंगे, ठीक है भाई, लेकिन आप अब बार बार उससे लड़ रहे हो, आप उससे कह रहे हो भाई मुझे तो 15 Mbps की स्पीड चाहिए। भाई जब एग्रीमेंट के अंदर 10 Mbps की बात हुई थी तो आपको 15 Mbps कैसे दे सकता है वो। तो याद रखना जो भी आपकी कंडीशन टर्म्स होंगे वहां पर सारे के सारे डिफाइन होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है आपका सर्विस बेस्ड SLA, यानी कि सर्विस बेस्ड SLA क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफाइन अ सिंगल सर्विस फॉर अ ऑल कस्टमर, यदि हम किसी सिंगल सर्विस को सभी कस्टमर के लिए अवेलेबल कर देंगे तो वो क्या रहता है हमारा सर्विस बेस्ड SLA। सर्विस बेस्ड SLA वहां पर क्या होगी, केवल हमारे पास क्या होगा, सिंगल सर्विस होगी, सिंगल सर्विस होगी और वही सर्विस क्या होगी, सभी यूजर के लिए अवेलेबल होगी। यदि आपको कहीं पर भी इस टाइप का एनवायरनमेंट दिखाई देगा तो वो क्या रहेगा, आपका सर्विस बेस्ड SLA रहेगा। इसके बाद थर्ड है मल्टी लेवल बेस्ड SLA, यानी कि मल्टी लेवल बेस्ड SLA क्या है, दिस एग्रीमेंट इज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर द एंड यूजर कंपनी, यानी कि मल्टी लेवल बेस्ड SLA के अंदर जो भी हमारी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर इस मॉडल को कस्टमाइज किया जाता है। It allows the user to integrate several conditions into the same system to create more suitable services। इसमें क्या रहता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जितनी भी फंक्शनलिटी है उन सबको एक साइड कंबाइन करके एक सिंगल सर्विस बना दिया जाता है जो बेस्ट सुटेबल सर्विस होती है, किसके लिए भाई, एंड यूजर
कंपनी के लिए। तो आपको ये पॉइंट भी अब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है SLA मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या है भाई? SLA मैनेजमेंट प्रोसेस। तो SLA की फुल फॉर्म बताना भाई, सभी को मैंने अभी आपको बताई थी। क्या होती है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। क्या होती है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है? सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। तो इसके अंदर बेसिकली 4 स्टेप का आपको ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला SLA नेगोशिएशन। सबसे पहला क्या है? SLA नेगोशिएशन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है SLA की मॉनिटरिंग। क्या है भाई? SLA की आपको क्या करनी है? मॉनिटरिंग करनी है। नंबर थर्ड पॉइंट आपको याद करना है डिटरमाइन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। आपको करना है, आपको जो आपके परफॉर्मेंस है उसके मैट्रिक्स को क्या करना है? डिटरमाइन करना है। उसके बाद रिव्यूइंग परफॉर्मेंस। उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस है आप उसको क्या करना है? रिव्यू करना है। ये कंप्लीट मैं भी आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। पहले कुछ थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर थ्योरी भी तो लिखना जरूरी है। तो कुछ पहले थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले SLA नेगोशिएशन। डिफाइन द स्कोप, यानी कि SLA नेगोशिएशन आपका क्या डिफाइन करता है भाई? स्कोप, यानी कि जो आपकी सर्विस है उसका स्कोप है क्या, उसके बारे में डिफाइन करेगा। दूसरा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी। यही मैंने बात जैसे ही पीछे बताई थी कि मान लो यदि उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि वो केवल 10 Mbps की स्पीड ही देंगे तो उसकी क्वालिटी केवल 10 Mbps ही रहेगी। आप उसको 15 या फिर 20 बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। भाई जो आप सर्विस ले रहे हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। भाई ऐसे तो है नहीं कि आपने सर्विस ली है वही 10 Mbps वाली, वो दिन में तो ठीक चल रही है और रात में काम नहीं कर रही है, तो ये भी आपके लिए एक इशू रहेगा। तो उसकी जो आप मतलब जो भी आप सर्विस क्लाउड से ले रहे हो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है वो सब कहां पर लिखी हुई होगी? SLA नेगोशिएशन के अंदर। एज वेल एज एक्सपेक्टिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टीज। तो जो दोनों पार्टीज की अपनी एक्सपेक्टेशन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आपके SLA नेगोशिएशन के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करी जाती हैं। इट अलाउ सेट्स मैट्रिक्स एंड मेथड फॉर मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग सर्विस लेवल। यहां पर कुछ ऐसे मैट्रिसेस भी सेट किए जाते हैं जिसके द्वारा आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। किसके ऊपर? एक सर्विस लेवल के ऊपर। सेकंड पॉइंट है आपका SLA मॉनिटरिंग। भाई SLA मॉनिटरिंग क्या होता है? रेगुलरली मॉनिटर, यानी कि अपनी जो आपने SLA सर्विस ली है उसको रोज रेगुलरली क्या करना है? आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद रिव्यू करना है, मतलब उसको चेक करना है क्या जो हमने सर्विस ली थी वो सर्विस हमको मिल पा रही है, ठीक है। इसके बाद एनालाइज सर्विस टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको वो एरिया भी सिलेक्ट करना है जहां पर अभी आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारा 10 Mbps की स्पीड दिन में तो आ रही है लेकिन ये रात में क्यों नहीं आ रही है, तो ये क्या है? एक इश्यूज है। तो इस इशू को हमें क्या कराना पड़ेगा भाई? इम्प्रूवमेंट कराना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी सर्विस को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका डिटरमाइन परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। सेट क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन इन SLA, यानी कि SLA के अंदर आपको क्या आना चाहिए भाई? क्लियर एंड मेजरेबल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इसके बाद रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। भाई ये ज्यादा जरूरी है, आपको रिव्यू तो जरूर ही करना चाहिए। हम प्रत्येक प्रोडक्ट के ऊपर जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वहां पर हमारे पास एक लास्ट में ऑप्शन आता है भाई इस प्रोडक्ट की क्या करनी है? आपको रेटिंग जरूर करनी है। रेटिंग का मतलब क्या भाई? उसका रिव्यू जरूर करना है। रिव्यू का मतलब क्या? उसकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करनी है आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज KPIs, यानी कि ये क्या है? एक टूल्स है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इवेल्युएट कर सकते हैं क्या? वेंडर की परफॉर्मेंस को, यानी कि जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है और जो हमको सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है क्या वह ठीक से वर्क कर पा रही है नहीं, इसको हम किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं भाई? KPIs के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला
क्या है आपको SLA नेगोशिएशन। भाई SLA नेगोशिएशन के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था क्या आपका स्कोप रहने वाला है, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या आपकी एप्लीकेशन की क्वालिटी है, इसके बारे में पहले आप SLA नेगोशिएशन कर लोगे। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक हो गया, नेगोशिएशन ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसको इस्टेब्लिशमेंट करोगे। क्या करोगे भाई, उसे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करोगे। इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद आप उसकी रियल टाइम क्या करने वाले हो भाई, रियल टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पर मॉनिटरिंग करोगे। यदि रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के बाद आपको सब कुछ ठीक लगता है, मतलब जैसे जैसे आपने एक्सेप्ट किया था उसके बेस पे ही सब कुछ चल रहा है, तो आप क्या जाएंगे यहाँ पर फाइनल SLA रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि आप कहाँ पे स्टेज पर आ जाएंगे, अब SLA रिपोर्टिंग वाली लिस्ट के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन यदि रियल टाइम मॉनिटर के थ्रू कुछ एरर आ गई, जैसा आपने एक्सेप्ट किया था वैसा आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर से आप जाएंगे एक वायोलेशन अलर्ट मैसेज जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक वायोलेशन अलर्ट मैसेज आपको क्या करना होगा, जनरेट करना होगा। और जब ये आप मैसेज जनरेट करोगे तो भाई उससे क्या फायदा होगा, जैसे ही आप कोई अलर्ट मैसेज जनरेट करोगे तो वहां पर क्या होगा, रीसोल्यूशन एक्शन होगा। कौन सा होगा भाई, रीसोल्यूशन एक्शन होगा, यानी कि उसके अंदर जो जो कमियां थी उनको ठीक किया जाएगा। जब वो कमियां ठीक आ जाएंगी तो फिर से वो रियल टाइम चेक के लिए आपके पास आएगा। यदि इस बार रियल टाइम चेक में सब कुछ सही हो जाता है तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि SLA रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज फिर से आपका क्या होगा, वायलेशन अलर्ट होगा, फिर से रिसोल्यूशन होगा। ठीक है, सपोज कीजिए इस बार सब कुछ सही था, तो आप किस स्टेज पे आ गए हैं, SLA रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग के ऊपर आप आ गए हैं। फाइनली आप लास्ट स्टेज के ऊपर आ चुके हैं, तो आपको चेक करनी है अपनी SLA, क्या करनी है आपकी SLA टर्मिनेशन सर्विस देखना, यानी कि सर्विस का टर्मिनेशन आपको चेक करना है। यदि यहाँ पर जो ऐसे आपसे कहा था सर्विस को उसी के बेस पर टर्मिनेट किया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने एक्सेप्ट किया था कि आपको बताया कुछ किया गया था और आपके साथ किया कुछ और जा रहा है, तो इस बेस में क्या होगा, यदि आपसे बताए हुए के अनुसार जो आपको बताया गया था इस टाइप की आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से SLA रीनेगोशिएशन क्या होगा, फिर से क्या होगा, रीनेगोशिएशन होगा। रीनेगोशिएशन जैसे ही होगा ये सारा प्रोसेस भाई फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस स्टेप के ऊपर आओगे तो आपके जो प्रीवियस वाले स्टेप हैं आपको फिर से सारे लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आपकी जो SLA की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर नहीं थी। तो जब आपके रिक्वायरमेंट के बेस पर है ही नहीं तो आप उस सर्विस को क्यों परचेज करोगे भाई, मना कर देंगे। तो जब आप मना कर देंगे, जो आपका प्रोवाइडर है फिर से आपकी रिक्वायरमेंट को पूछेगा, यदि वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है तो फिर से वो आपके लिए SLA नेगोशिएशन वाले पार्ट को डिज़ाइन करेगा। तो ये डायग्राम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये इस डायग्राम को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही 3 चैप्टर को ही कवर करते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बचे हुए चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इसकी आपको कंप्लीट PDF यदि चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम से जाकर अपनी कंप्लीट PDF को वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ये इन्फॉर्मेटिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जिससे कि सभी बच्चे पास हो सकें। हमने इस पर्पज़ से इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय।